आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय यानी कि वेस्टर्न सोशियोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम इस लेसन का सेकंड करेंगे जो कि होने वाला है आखिरी पार्ट। इसके बाद कोई नहीं आएगा, पूरी तरीके से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि जो इसके बाद चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 5 वो इंडियन सोशियोलॉजी से जुड़ा होगा। वो कंप्लीट होने के बाद आपकी जो सोशियोलॉजी 11th क्लास की है वो पूरी तरीके से हो जाएगी कंप्लीट। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको इस कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड बुक के पीडीएफ नोट्स चाहिए कंटेंट से रिलेटेड, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फर्स्ट बुक के तो ऑलरेडी करा दिए गए हैं, सेकंड बुक भी आपको चैप्टर वाइज करा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज से रिलेटेड होगा जिसकी आप बच्चों को सबसे ज्यादा नीड होती है। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कि हम इस लेसन के अंदर 3 विचारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले जो थे कार्ल मार्क्स, उनको मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको 2 विचारकों के बारे में और बताऊंगा और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। तो पहले हम बात करते हैं एमिल दुर्खीम की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैक्स वेबर के बारे में कि इन दोनों ने समाजशास्त्र के ऊपर अपने जो विचार थे वो किस प्रकार के दिए थे। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा था समाजशास्त्र के संदर्भ में, उन्हें जानने से पहले आपको इनका भी इंट्रो थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए इनका जो जन्म था 15 अप्रैल 1558 में फ्रांस में हुआ था। एक क्षेत्र है वहां पर जिसका नाम है एपिनल, तो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वह पेरिस से ही शुरू हुई थी। इनकी जो प्रसिद्ध संस्था थी वो थी इकोल नॉर्मल एकेडमी, ये काफी प्रसिद्ध थी। अध्ययन की बात की जाए तो इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानव विज्ञान, इनके बारे में अध्ययन काफी विस्तृत तरीके से किया है। और एक खास बात यह भी है कि इन्होंने जो समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे, इनके जो लेख थे उनके बारे में भी गहरा अध्ययन कर रखा है। 1893 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी यानी पीएचडी वाली। और इस प्रकार यह प्रसिद्ध दार्शनिक यानी फिलोसोफर, समाजशास्त्री यानी सोशलिस्ट और एक महान लेखन यानी कि ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में इन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा। तो बच्चों ये तो था एक छोटी सी जानकारी एमिल दुर्खीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुर्खीम के आत्महत्या यानी कि सुसाइड के ऊपर क्या विचार थे। तो देखिए बच्चों दुर्खीम ने आत्महत्या के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी है। ठीक है, तो दुर्खीम ने 3 आत्महत्याओं का जिक्र किया है। वो कौन कौन सी थी? तो ये तीनों के नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दुर्खीम से रिलेटेड होगा तो जरूर एक ऑप्शन आपका इनमें से दे दिया जाएगा, बाकी जो 3 होंगे वो गलत होंगे। अगर आपको इन तीनों आत्महत्याओं के बारे में पता होगा तब आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी थी? तो देखिए पहली जो थी उसका नाम था अहमवादी आत्महत्या, दूसरी जो थी उसका नाम था सुखवादी, और तीसरी जो थी वो थी एनोमिक आत्महत्या। तो ये तीनों ही आत्महत्याओं के बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन यानी कि लेबर डिवीजन। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है श्रम विभाजन, एग्जाम में 6 नंबर में ये क्वेश्चन दुर्खीम के द्वारा बताए गए श्रम विभाजन के बारे में बताइए, बहुत चांसेस रहते हैं आने के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वेस्टर्न जो सोशियोलॉजी है यानी जो पाश्चात्य समाजशास्त्री है उनके अंदर जो विचारक दे रखे हैं, कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गया और दुर्खीम हो गया, तो इन तीनों में से किसी भी एक का जो विचार है जो काफी पॉपुलर हुआ है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको तीनों के बारे में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगा तो तीनों के जो होंगे वो 6-6 नंबर वाले जो होंगे वो कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ श्रम विभाजन के बारे में। तो इसका मतलब होता है काम का बंटवारा होना। कहने का मतलब श्रम विभाजन क्या है, एक प्रकार से जहां पर एक व्यक्ति एक चीज को बनाता है तो वहां पर एक की जगह 4 व्यक्ति मिलकर उसी चीज को बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है काम का बंटवारा हो जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन जो है वो एक सामाजिक तथ्य है और इस प्रकार दुर्खीम ने समाज को 2 भागों में वर्गीकरण भी किया है। अब ये कौन कौन से समाज थे?
तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो पहला जो था वो था यांत्रिक समाज और दूसरा जो था वो था आंगिक समाज। इन दोनों के बीच में डिफरेंट आपसे पूछ लिया जाता है, हम इन दोनों के ही अंतर के बारे में अच्छे से समझते हैं। अगर मोटे तौर पे बात की जाए दोनों ही एकता के बारे में, तो जहां एक तरफ यांत्रिक एकता है जो है वह समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उन सभी को एक साथ लेके चलने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर जो आंगिक एकता है तो इसमें व्यक्ति जो है वह एक दूसरे के साथ जुड़े तो है लेकिन मजबूरी में या फिर किसी जरूरत के अनुसार जुड़े हैं। तो इसलिए इन दोनों एकता में ये डिफरेंट दिखाई देता है। मैं आपको वन बाय वन दोनों के बारे में बता देता हूं ताकि आप अंतर को अच्छे से समझ भी सके। यांत्रिक एकता जो थी वह आदिम समाज में पाई जाती थी और जबकि आंगिक एकता जो थी वह आधुनिक समाज में यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में पाई जाती है। इसमें क्या था कि पहले कम जनसंख्या वाला समाज हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसके अंदर जनसंख्या वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए इसमें ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। इसमें एकता का जो आधार था वह व्यक्तिगत एक रूपता के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि इसमें अव्यक्तित्व के साथ जुड़ा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह एक दूसरे के साथ जुड़े तो है लेकिन किस आधार पे, सिर्फ मजबूरी के आधार पे या फिर कोई काम के आधार पे। व्यक्ति तथा समाज के बीच उस समय प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबंध होते थे, लेकिन आज के समय में इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। यांत्रिक एकता जो है वह दमनकारी कानूनों में पाई जाती है और जबकि ये वाली जो एकता है आंगिक वह सहकारी कानून में पाई जाती है। सामूहिक चेतना की शक्ति पर आधारित होती है यांत्रिक एकता और वहीं दूसरी तरफ आंगिक एकता सिर्फ कार्य भिन्नता के ऊपर आधारित होती है। तो बच्चों ये दोनों डिफरेंट था इन दोनों के बारे में। आई होप कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। आगे बात करते हैं कि दुर्खीम के द्वारा धर्म पर विचार। तो देखिए बच्चों, दुर्खीम ने धर्म को एक सामाजिक तथ्य माना और सामाजिक जीवन में उन्होंने इसे दो पक्षों में बांटा। वो कौन कौन से थे? पहला जो था वो था पवित्र और दूसरा जो था वो था अपवित्र, यानी शुद्ध अशुद्ध वाली बात होगी। इस प्रकार दुर्खीम ने समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की भी बात कही। तो बच्चों ये विचार थे दुर्खीम के समाज शास्त्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी उनको लेकर, जैसे कि हमने आत्महत्या से संबंधित, श्रम विभाजन से संबंधित, यांत्रिक और आंगिक एकता से संबंधित और साथ ही धर्म से संबंधित दुर्खीम के विचारों के बारे में अध्ययन किया, जो कि काफी छोटे छोटे थे। आई होप कि आपको सभी के बारे में अच्छी जानकारी भी प्राप्त हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इस लेसन के आखिरी समाज शास्त्र के बारे में जिनका नाम है मैक्स वेबर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इनकी वही जानकारी। तो इनका जो जन्म था वो 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। तो मैक्सवेल के द्वारा कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए थे। वो कौन कौन से थे जो कि इस लेसन में आपके दे रखे हैं? पहला था सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और दूसरा था आदर्श प्रारूप। तो बच्चों ये जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना दुर्खीम का श्रम विभाजन के ऊपर दिया गया विचार था। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूं, तो वो मैं क्वेश्चन आपके जरूर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक क्रिया के बारे में जानकारी जरूर दूंगा। जिस प्रकार दुर्खीम ने धर्म का अध्ययन किया था तो उसे सामाजिक पक्षों में दो प्रकार में बांटा था, एक पवित्र दूसरा अपवित्र। उसी प्रकार मैक्स वेबर के द्वारा भी धर्म का अध्ययन किया गया था। तो मैक्स वेबर जो थे वह धर्म को एक आर्थिकता के साथ जोड़ते थे, यानी कि इकोनॉमिक के साथ जोड़ते थे, और साथ ही उन्होंने जो प्रोटेस्ट धर्म था यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर में अपनाया जाता है, सबसे फेमस है, तो उस समय उन्होंने ये कहा था जब इस धर्म की शुरुआत हुई थी तो पूंजीवाद का भी उदय काफी तेजी से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो कैथोलिक धर्म था वह पूंजीवाद से पिछड़ा रह गया, यानी उसके अंदर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का विकास नहीं हो पाया। तो कुछ इस प्रकार के थे मैक्स वेबर के धर्म के ऊपर विचार। मैक्स वेबर के द्वारा कुछ अध्ययन भी किया गया था जो काफी डीपली था। वो कौन कौन सा था? उन्होंने शक्ति के बारे में, प्रभु सत्ता के बारे में और साथ ही सत्ता के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन भी किया। यहां पर हम बात करेंगे सत्ता से संबंधित कि वेबर के द्वारा सत्ता कितने प्रकार की थी। तो बच्चों वेबर ने सत्ता को तीन प्रकार में बांटा था। वो कौन कौन सी थी? तो पहली थी परंपरागत सत्ता जो कि पहले से ही चलती आ रही हो, जिसे आप डायनेस्टी भी कहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुगल सत्ता यानी मुगल साम्राज्य, तो उसके अंदर एक परिवार ही
पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा था। दूसरी है वैधानिक सत्ता, तो ये कानूनी सत्ता भी इसे कहते हैं, जो कि राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। और तीसरी होती है करिश्माई सत्ता, इसे आप डायनेस्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि राजा का बेटा राजा, क्योंकि उसे एक ऐसी सत्ता प्राप्त होती है जो पहले से ही उसके साथ जुड़ी हो। ठीक है, हालांकि जब इनकी परिभाषा आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट मैंने एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया। लास्ट बचता है हमारा मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। तो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में मैक्स वेबर के बारे में जब बता रहा था तो आपको ये बताया था कि उन्होंने दो सिद्धांत दिए थे जो आपकी बुक में काफी दे रखे हैं। पहला जो था वो था सामाजिक क्रिया, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा जो था वो था आदर्श प्रारूप, जिसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में बताऊंगा। तो क्या बात की जा रही है मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में? तो सामाजिक क्रिया जो है यानी सोशल एक्टिविटी है, वह कर्ता के द्वारा संभव नहीं है। कर्ता कौन होता है? एक व्यक्ति तो होता है। सामाजिक क्रिया तब होती है जब कर्ता उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से चलता है और व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। कर्ता की यहाँ पर पहचान जो है, आइडेंटिटी है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है वो किसी भी वर्ग में संभव हो सकती है। क्रिया का जो संबंध है व्यक्ति के जीवन को मीनिंगफुल बनाना, यानी उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। भेड़ चाल वाली जिंदगी से मतलब नहीं है, मीनिंगफुल जिंदगी से मतलब है। सामाजिक क्रिया का जो संबंध होता है वह समाज में रहने वाले व्यक्ति से ही होता है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्यक्ति जो है वह समाज का ही अंग होते हैं और इन्हीं का जो समूह है वह समाज का निर्माण करता है। तो बच्चों, ये था मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत संक्षिप्त में। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। इसके बाद बचता है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।